इन चेहरों को गौर से देखिए। हमारे स्क्रीन पर जो चेहरे चल रहे हैं उनको ध्यान से देखिए। ये है सायोनी घोष। 3 महीने पहले तक विपक्ष की बड़ी मजबूत और प्रखर आवाज थी, और अब इन्हें लगता है कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो रहा है, नीट पेपर लीक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, विपक्ष उसमें अपनी रोटियां सेंक रहा है। अब यह दूसरा चेहरा देखिए। यह है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा भी विपक्ष की एक बड़ी आवाज माने जाते थे। आज से 3 महीने पहले तक खूब सवाल उठाते थे, कभी 28 दिनों के रिचार्ज पर, कभी एयरपोर्ट में मिलने वाले महंगे सामानों पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, लेकिन अब ये खामोश हो गए हैं। अब ये तीसरा चेहरा देखिए। यह है मृत्युंजय तिवारी। बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हुआ करते थे, और इतने महान प्रवक्ता थे कि कभी कभी रहते रहते कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर भी इन्होंने कई बार सवाल उठा दिया। कांग्रेस की ताकत पर यह सवाल उठाया करते थे। अब इन चेहरों के बाद बात करते हैं असल मुद्दे की। देश में, भारत में, हमारे यहां दरअसल एक राजनीतिक परंपरा है। अगर कोई भी नेता सामने खड़ा होकर के सत्ता के खिलाफ, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 4 लच्छेदार बातें कर ले तो आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। और यही वजह है कि आज देश में सेक्युलर पार्टियों के नाम पर कई छोटी छोटी पार्टियों का एक पूरा हुजूम इकट्ठा हुआ पड़ा है। और ये पार्टियां बनती कहां से हैं और ये पार्टियां बनी कहां से हैं? इन पार्टियों ने शुरुआत की कांग्रेस के विरोध से। कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया और आपके दिल में अपने लिए जगह बनाना शुरू किया, अच्छी अच्छी बातें बोलकर, लच्छेदार और मीठे भाषण देकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाकर। लेकिन अब इनकी जो सच्चाई है वो सामने आ गई। सायोनी घोष को देखिए। इनको एक वक्त में लोग शेरनी बताया करते थे और बताते थे कि ये वो शेरनी है जो मोदी के सामने संसद में दहाड़ती है। मृत्युंजय तिवारी राजद के प्रवक्ता है। ये खूब पानी पी पी कर भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाया करते थे और सरकार को, बिहार की सरकार को, केंद्र की सरकार को कोसा करते थे। राघव चड्ढा, इनके बारे में तो कहना ही क्या। अन्ना आंदोलन के समय से ये केजरीवाल के बड़े नजदीकी रहे, विधायक भी बने, राज्यसभा के सांसद भी हो गए। और एक दफे तो यह कहा जाता था कि राघव चड्ढा ही पंजाब में सरकार चलाते हैं, और बहुत सारी तरह की बातें आई। लोगों ने इनको अपने हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया, खास तौर पर उन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीतियों की खिलाफत करते हैं। ये सिर्फ 3 चेहरे नहीं हैं, देश में ऐसे ऐसे 300 चेहरे हैं जिनको समय समय पर आपने मौका दिया। नीतीश कुमार को भी कभी आपने मौका दे दिया, उनको भी सेक्युलरिज्म का चैंपियन बताया। लेकिन आज देश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें नीतीश कुमार का योगदान और चंद्रबाबू नायडू का योगदान, इसको कहीं से कमतर नहीं आंका जा सकता। फिर ममता बनर्जी की भी बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी को ही क्यों छोड़ा जाए? ममता बनर्जी भी इस देश में एक जमाने में सेक्युलरिज्म की चैंपियन बनकर आई, और उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, जब से वो कांग्रेस से अलग हुई, तृणमूल कांग्रेस का उन्होंने गठन किया, ममता बनर्जी की पूरी राजनीति सिर्फ इस बात पर निर्भर रही कि कैसे भी करके कांग्रेस को तबाह, बर्बाद और चौपट कर दिया जाए। और अब इस चेहरे को देखिए। ये चेहरा है राहुल गांधी। नाम है इनका राहुल गांधी। 2004 से ये लगातार सांसद हैं लोकसभा के, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं आज की तारीख में। एक ऐसे खानदान से आते हैं जिसने इस देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बेटे हैं राहुल गांधी। बाकी चेहरों को देख लीजिए और राहुल गांधी को देख लीजिए। वो चेहरे जिन्हें आप कभी मसीहा मानते थे, जिन्हें आप कहते थे कि ये कभी ना कभी सरकार को बदल देंगे, सिस्टम को बदल देंगे और व्यवस्था बदलने आए लोग, आज उन्हीं के हाथों की कठपुतली बनकर खेल रहे हैं जिनका कभी विरोध किया करते थे। लेकिन ये राहुल गांधी हैं जो आज भी खड़े हैं, अड़े हैं, लड़े हैं और लड़ रहे हैं। सरकार के खिलाफ जितनी मजबूत आवाज राहुल गांधी की है, जितनी मुस्तैदी से, जितनी मजबूती से राहुल गांधी सरकार से लड़ते हैं, यकीन मानिए देश का कोई दूसरा नेता लड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब सोनम वांगचुक है, ये वर्तमान चेहरे हैं। सोनम वांगचुक को भी देख लीजिए। सोनम वांगचुक पता नहीं अचानक कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है, जंतर मंतर पर उनका प्रदर्शन शुरू होता है। मुझे तो लगता है कि बिन बुलाए मेहमान की तरह वो हाजिर भी हो जाते हैं
और दूसरे अन्ना तीसरे गांधी बनने के चक्कर में वो भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। भूख हड़ताल का मुद्दा होता है नीट पेपर परीक्षा लीक, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा होता है और इस प्रोटेस्ट में कहा जाता है, इस प्रोटेस्ट को जगह दी जाती है और देश कहता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है और धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रिमंडलीय सहयोगी जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा वो जाते हैं, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो जाता है। सोनम वांगचुक कहीं भी नहीं कहते हैं कि हाँ भाई मेरी यह डिमांड थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सोनम वांगचुक भी मसीहा हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम उन 4 चेहरों की बात हमने कर ली और मैं फिर कह रहा हूं ये 4 चेहरे नहीं है, ऐसे कई चेहरे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी देख लीजिए, एक दौर में आपको लगता था कि यह व्यक्ति आएगा और इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगा। अन्ना के साथ अरविंद बैठे हुए थे, जन लोकपाल, भ्रष्टाचार और पता नहीं तरह तरह की बातें हुई और ये आंदोलन खत्म कहां हो गया? जेल में जाकर। हालांकि जेल में जाने के बाद भी यह तय नहीं हो पाया, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई कि ये लोग घोटालेबाज है भी कि नहीं है, भ्रष्टाचारी है भी कि नहीं है, लेकिन सफर कितना शानदार शुरू हुआ था और कहां जाकर खत्म हो गया। तो भ्रष्टाचारी ये है कि नहीं है वो बात अलग है, लेकिन देश ने जिन उम्मीदों के साथ इनके भीतर अपना मसीहा देखा था वो तो खत्म हो गया। यही जमाना था, एक जमाने में लोग मायावती को, बहन कुमारी मायावती, उनको भी लोग विकल्प के रूप में देखते थे। बहन कुमारी मायावती जी राजनीतिक रूप से किसके शरणागत है ये बताने की जरूरत तो नहीं है। नवीन पटनायक, आपने कांग्रेस को छोड़ दिया, नवीन पटनायक के साथ हो लिए। नवीन पटनायक की स्थिति आपके सामने है। देखते देखते कई लोग एक जमाने में रामविलास पासवान को मसीहा मानने लगे। आज रामविलास पासवान और उनका बेटा चिराग पासवान देख लीजिए, एकदम हनुमान बने हुए हैं। अब उनको नेता कहें कि हनुमान कहें समझ में नहीं आता। तो यह स्थिति इस देश की है और देश के लोगों को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तो खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, दूसरा खुद को विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन बताता है। हालांकि उनके दावे कितने सही हैं इस दावे के पीछे हम नहीं जाएंगे, ना उनके दावों पर कोई सवाल है ना कोई सत्यता है उनकी, लेकिन यह भी बात सही है कि इनसे लड़ना इतना आसान काम नहीं है। अगर देश के लोग, देश के वोटर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हराने के लिए एक मजबूत और एकजुट ताकत की जरूरत है और वो ताकत इस देश में सिर्फ कांग्रेस हो सकती है। और वर्तमान समय में कोई योद्धा बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ सकता है, प्रखरता से लड़ सकता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। वो कांग्रेस पार्टी है, वो कोई कॉकरोच जनता पार्टी नहीं लड़ सकती, कोई सोनम वांगचुक और कोई अभिजीत दीपक के नाम के लोग नहीं लड़ सकते। ये आज आए हैं, कल चले जाएंगे। ऐसे ऐसे कई लोग इस देश में आए आंदोलन के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी की गोद में वापस जाकर बैठ गए, क्योंकि संघर्ष करना इतना आसान नहीं होता, संघर्ष बड़ा मुश्किल होता है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।